गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू केडी क्लासेस। तो केमिकल काइनेटिक्स में कल हम लोगों ने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, और फिर हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं, उनकी रिएक्शन की वेलोसिटी के आधार पर। तो हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट। उसके बाद फिर हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। अब हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या देखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। ये नाम से ही क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हिंदी में बोल रहे हैं प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? एट t इक्वल्स टू 0, at t equal to 0, velocity of reaction। या फिर इसको हम कर सकते हैं velocity when reaction just starts। जैसे ही अभिक्रिया शुरू हुई उसी की वेलोसिटी हो गई क्या? इनिशियल वेलोसिटी। या फिर ये कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विथ, ध्यान दीजिएगा, और कंसंट्रेशन of without concentration of reactant। ये देखिए ये टर्म क्यों यूज किया गया, विथ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? क्योंकि हमने कल अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, वेलोसिटी क्या होगी रिएक्शन की? कम होती जाएगी। यानी कि t इक्वल टू 0 पे जब इसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन था, जब वो कुछ भी कन्वर्ट नहीं होता, तो उस समय जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। क्या ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी रिएक्शन की, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी हमारी, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं वी इनिशियल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वी मैक्स। क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घटती चली जाएगी। बात समझ में आई? अभी हम एक ग्राफ से इसको समझते हैं। बात समझ में? एक ग्राफ पहले हम खींचते हैं, उस पर हम उसमें हम उस ग्राफ में हम तीनों को फिर से एक बार आपको दिखाएंगे। कल हमने इंस्टेंटेनियस और एवरेज को दिखाया था, और उसमें इनिशियल भी दिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, कंसंट्रेशन का यानी कि सांद्रता का और समय का। तो हमने कल बताया था जो वेव होता है वो क्या हो जाता है? चेंज इन कंसंट्रेशन में सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो अगर हम कंसंट्रेशन और समय का ग्राफ खींचेंगे, कंसंट्रेशन और समय का ग्राफ खींचेंगे, तो जो इसका स्लोप होगा, जो इसकी प्रवणता होगी, वो हमको क्या देगी? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में कक्षा 10 में जब हम लोग दूरी और समय का ग्राफ खींचते थे, तो जो उसकी प्रवणता होती थी, यानी कि जो उसका स्लोप होता था, वो क्या देता था? वेलोसिटी देता था कि नहीं? दूरी परिवर्तित होती थी समय के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रही है? सांद्रता परिवर्तित हो रही है समय के साथ। सांद्रता परिवर्तित हो रही है किसके साथ? समय के साथ। तो सांद्रता और समय के ग्राफ का जो स्लोप होगा, यानी कि सांद्रता समय ग्राफ की जो प्रवणता होगी, वो हमको क्या देगी? वेलोसिटी। क्या देगी? वेलोसिटी देगी। चलिए मान ले रहे हैं, उदाहरण के लिए मान ले रहे हैं कि ये मान लीजिए समय के साथ कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार से घट रहा है।
मान लें समय के साथ कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार से घट रहा है। ये आपका टी मान लीजिए 0 से हो गया, ठीक है। ये आपका मान लीजिए आपका ये है आपका 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8, 10 ऐसे है। मान लीजिए ये कंसंट्रेशन हम मान ले रहे हैं कि 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर है, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 1। वैसे ये बहुत तेज, हमने बहुत फास्ट रिएक्शन दिखा दिया है, फिर भी चलिए एक लिख दिए हैं। अब देखिए है सांद्रता है और समय है, ठीक है। अगर हम ये कहें, आपसे ध्यान दीजिएगा कि T इक्वल टू 3 टू T इक्वल टू 3 इसमें नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, तो या फिर T इक्वल टू 5 सेकंड के बीच हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। इसके बीच हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। T इक्वल टू 3 टू 5 सेकंड के बीच हमको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2 सेकंड है, ये 3 है, तो 3 पे हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। मान ले रहे हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा। देखिए ग्राफ पेपर से ये बात, जब ग्राफ आएगा तो उसको लाइन खींच के पता चलेगा। मान ले रहे हैं हम ये इन बिटवीन कहीं पे आएगा, लेकिन चलिए इसको 2 to 4 सेकंड कर देते हैं, 2 to 4 सेकंड। ये तो 2 से 4 सेकंड बीच में क्या हो जाएगा, देखिए T इक्वल टू 2 सेकंड प्लस, देखिए मान लीजिए और T इक्वल टू 2 सेकंड पे ये रही सांद्रता आपकी, ये T इक्वल टू 2 सेकंड पे सांद्रता आपकी कितनी थी, 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। और T इक्वल टू 4 सेकंड कितने हो गए, 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर। क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 10 टू द पावर माइनस 3 अपान कितना समय अंतराल है, 2 सेकंड का समय अंतराल है, अपान 2। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी चली जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व कर, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि सांद्रता घट रही है। बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि T इक्वल टू 2 सेकंड पर एट T इक्वल टू 2 सेकंड, what is the velocity of reaction, reaction शॉर्ट फॉर्म में लिखिए रिएक्शन। तो उस समय क्या होगा, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किस समय पे, T इक्वल टू 2 सेकंड पे। देखिए अब हमको निकालने के लिए क्या किया, देखिए यहाँ पे समय अंतराल था, लेकिन क्या किया हमने, समय अंतराल को धीरे 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 कम करते चला है। अब T इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा, यानी कि इस पॉइंट पे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी क्षण पर अभिक्रिया का आपको तात्क्षणिक दे गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो उस समय पर उस समय के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, उस समय के जो संगत बिंदु होगा, उस पर हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप। तो इस पॉइंट पर हम एक ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे, एक स्पर्श रेखा ड्रा करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो जो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, मान लीजिए इसने इसको यहाँ पे टच किया और इसको यहाँ पे इसने टच किया। अब इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, ध्यान दीजिएगा, वही क्या होगा, इस समय पर उसका क्या होगा, तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व एट T इक्वल टू 2 सेकंड। बात समझ में? तो जो हमारा समय और
सांद्रता और प्रवणता का जो कर्व है, सांद्रता और जो समय का कर्व है, उस कर्व पर t बराबर 2 सेकंड पे हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वही क्या होगी, उस समय पर ताक्षणिक वेग होगा। उस समय पर क्या होगा, ताक्षणिक वेग होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। एवरेज वेलोसिटी हो गई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अब हम देखिए इनिशियल वेलोसिटी की बात करें। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है, क्योंकि वो एट t = 0 पे कह रहा है। उस समय जैसे जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है उसी समय कह रहा है t = 0 पे। तो t = 0 पे कर कहाँ है, यहाँ पर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको हमको निकालनी है तो अगर हम इस पॉइंट पे एक ऐसे स्लोप ड्रा करें, ये लाइन होगी, जो ये लाइन होगी, इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। सीधी सीधी है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट t = 0। अरे भाई आप लोग स्लोप समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। कोई अगर मान लीजिए एक रेखा ऐसे खींची गई है, तो अगर हमें इसकी प्रवणता निकालनी है तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे मान लीजिए ये एक सेगमेंट काट लेते थे, ये और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लेते थे। ठीक है, ठीक है, होता था y और ये x, जो हमारा स्लोप होता था। ठीक है, इसी को बोलते थे क्या, tan थीटा। देखिए tan थीटा का क्या होता है, ये थीटा को निकालना है तो थीटा का क्या होता है, लंब अपान आधार एल्टीट्यूड बाई बेस, क्या आ जाएगा आपका y अपान x। तो जब आपको ऐसे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो आपको जब भी स्लोप निकालना होगा तो आपको डेटा इस प्रकार से मिलेगा कि आप आसानी से स्लोप निकाल लेंगे। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसलिए हमने कल सिर्फ दो ही बात बताई थी, क्या, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में क्या है, एक तरह की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो है हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखें हम लोग। इसमें N2O5 की डिकम्पोजिशन को इस रिएक्शन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि जो हमारे पास N2O5 है वो किस प्रकार से अपघटित होगा ये हमको दिया गया है। कह रहे हैं कि जो N2O5 है उसकी सांद्रता जो है 0.83 मोल पर लीटर घट जाती है, यानी डिक्रीज बाई, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी 0.83 मोल पर लीटर कम हो गई। कितने समय में, 30 सेकंड में। यानी कि डेल्टा N2O5 कितना है, 0.83 मोल लीटर इनवर्स। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। 30 सेकंड, एक्चुअली सेकंड जब भी लिखा जाता है तो या तो पूरा लिखते हैं या फिर एस लिखते हैं, सेकंड नहीं लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। तो अगर 30 सेकंड पूछ क्या रहा है आपको, कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछा जा रहा है आपसे, वी एवरेज। क्या हो पूछा जा रहा है आपसे, वी एवरेज। तो देखिए वी एवरेज होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही होता है वेलोसिटी। यानी कि हम कर देंगे कितना, 0.83 अपॉन 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा, चलिए 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 0.027।
इसमें अप्रॉक्स आएगा, क्या जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या एवरेज वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने निकाला है एवरेज वेलोसिटी इस रिएक्शन की, ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए है क्या कॉन्सेप्ट। जो इस रिएक्शन की एवरेज वेलोसिटी होगी, जो औसत वेग होगा वो क्या होगा, -1/2 डेल्टा N2O5 अपान डेल्टा T, यानी कि जो इस अभिक्रिया का औसत वेग होगा, इस अभिक्रिया की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो N2O5 के गायब होने की दर की आधी होगी, या फिर कह सकते हैं कि N2O5 के डिसअपीयरेंस के रेट का क्या होगा, हाफ होगा। और जो हमने निकाला है ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 निकाला है, न कि हमने वी एवरेज निकाला है। जो वी एवरेज होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। बात समझ में? तो जो हमने ये कैलकुलेट किया है इसको बाद नोट करके उसको आप कट कर दीजिएगा ऐसे ही, ताकि आपको मालूम है कि ये गलती ना हो सके। ठीक है, तो अगर हम निकालें क्या, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T कितना हो जाएगा, -0.83 अपॉन 30, कितना आया था आपका, 0.027 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ लिखा है डिक्रीज, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अब जब यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि कभी वेलोसिटी आपकी निगेटिव, मतलब वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, लेकिन हमको इसमें केमिकल काइनेटिक्स में जब निकालेंगे तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव ही निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन लगा दिया गया है। तो यहाँ तो हमारे पास वी एवरेज कितना हो जाएगा, वी एवरेज कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -1/2 -0.027। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सही हो जाएगा 0.0135 ये लगभग आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा पहला पार्ट हो गया सॉल्व। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि इसी टाइम इंटरवल में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि NO2 के बनने का वेग क्या है। तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा V एवरेज है, ध्यान दीजिएगा वो हमारा है, देखिए ध्यान से एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ, ये है -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T बराबर +1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T हो जाएगा प्लस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। बात समझ आई, जो हमारा V एवरेज है उस सभी की टर्म में निकाल सकते हैं, कल हमने आप लोगों को बताया था। तो अब हमको क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, NO2 के प्रोड्यूस होने की दर, हमको क्या फाइंड आउट करना है, NO2 के प्रोड्यूस होने की दर। तो हम इसको और इसको साथ में ले लेंगे, इसको और इसको लोग साथ में ले लेते हैं। तो V एवरेज हमको मालूम है कितना है हमारा, 0.0135 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, +1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, इसको क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये 27 था तो लगभग जाएगा आपका 0.054 मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड में, चाहे हम वी एवरेज का इस्तेमाल करके इसको निकाल दें, चाहे हमने यहाँ पे वी एवरेज का इस्तेमाल किया था, चाहे हम इन दोनों को भी आपस में लेके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी मालूम है ना, क्या है डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी जो है ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन की रेट है। हाँ जी का डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि N2O5 की अपघटन की दर है, लेकिन जैसे हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया तो वो आपका अभिक्रिया का औसत वेग आ गया है। बात समझ में आई नहीं? जैसे मान लीजिए ए डिकम्पोज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो ए के डिकम्पोजिशन का रेट हो वही रिएक्शन का रेट हो, जरूरी बिल्कुल नहीं है। दोनों अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ए बी में परिवर्तित हो रहा है तो कोई फर्क नहीं बता, 2A या फिर 3A ऐसे परिवर्तित हो रहा है तब फर्क पड़ेगा। तो आपका जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बात समझ में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन के रेट हैं उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आपका हो गया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कैटलिस्ट स्टेट ऑफ सब्सटेंस और मीडियम ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन जब होता है तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी आप समझ लेंगे, इसको लोग कोलिजन थ्योरी बोलते हैं, उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो उसका एक बेसिक फीचर है उसको आप समझ लीजिए, इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका ये रिएक्शन जैसा है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये ए है, ये आपका बी है, तो ऐसे ए बी बी ए ऐसे बहुत सारे ऐसे भरे हुए होंगे, इसमें ऐसे बहुत सारे होंगे संख्या में। तो होता क्या है कि ये बहुत तेजी से रैंडमली क्या आते हैं, घूमते रहते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। इनके बीच क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन होगा मतलब ये मान लिया आपका ए है और इससे आया आपका बी, टकराया, इसका आया बी, टकराया। तो जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो कोलिजन के ही उपरांत जो है प्रोडक्ट बनता है। अगर कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये रैंडमली क्या होता है, मूव करते रहते हैं तेजी से इधर से उधर, और जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो इनके जैसे इनके बीच में कोलिजन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा और हमारा अगला प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि अगर हम यह कहें कोलिजन जितना ज़्यादा होगा, कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, और उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा जो अभिक्रिया का वेग होगा, जो रिएक्शन का रेट होगा उतना ही ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कोलिजन होने की जरूरी बात क्या है, कोलिजन होने की जरूरी ये है कि जो कोलिजन हो उसकी एक प्रॉपर एनर्जी हो, यानी कि कुछ ऊर्जा उसकी हो, नियत ऊर्जा हो, उससे ज़्यादा की ही ऊर्जा हो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपको कोई, मान लीजिए एक पत्थर है, ठीक है, बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर आपके पास है। आपको उस पत्थर से, इस पत्थर को मान लीजिए आप मार रहे हैं तेजी से तोड़ने के लिए, तो अगर आप धीरे से मारेंगे, मान लीजिए छोटे वाले पत्थर से धीरे से मारेंगे तो क्या जो बड़ा वाला पत्थर है टूटेगा? नहीं टूट जाएगा। लेकिन आप और तेजी से मारेंगे तो हो सकता है टूट जाए, ठीक है। तो यानी कि ये एक एनर्जी हमको, एक पर्टिकुलर एनर्जी जिसको लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। तो कम से कम उतनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, यानी कि जब ये टकराएं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो इतनी ज़्यादा हो कि उस जो एक हमको ऊर्जा की ज़रूरत है वो ऊर्जा हमको मिले। यानी कि जितने बल से हमको छोटे पत्थर से बड़े पत्थर पे मारना है
जितने फोर्स से उतना फोर्स कम से कम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा लगेगा तब भी टूटेगा और उससे कम लगेगा तो नहीं टूटेगा, हमेशा उससे ज़्यादा ही लगना चाहिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये बात तो हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए, पत्थर मान लीजिए हमारे पास पत्थर ऐसे है, बड़ा वाला पत्थर ऐसे है, ठीक, हमने इसको डायरेक्टली ऐसे पत्थर डायरेक्टली हिट किया, ये टूट गया। अब हम उसी तेजी के साथ डायरेक्टली हिट नहीं करके हम उसको ऐसे हिट करें, ऐसे पत्थर आपका है, ऐसे हिट करके हमने उसको ऐसे हिट किया, वो क्या हुआ, ऐसे हिट हुआ, हिट किया, ऐसे ऐसे निकल गया, यानी कि ऐसे ऑब्लिकली आया, तिरछे ग्रुप में आया और इससे लड़ा और निकल गया। अब भाई पत्थर तो नहीं टूटा, टूट जाएगा, नहीं टूटा, तो कहेंगे सर फोर्स तो हमने उतना ही लगाया, यानी कि हमने उस पत्थर को उतनी ही काइनेटिक एनर्जी दी, उतनी ही गतिज ऊर्जा दी, तो पत्थर क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। यानी कि रिएक्शन होने के लिए जरूरी चीज़ें दो हैं, पहली बात उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, दूसरी बात एनर्जी उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ओरिएंटेशन का यहाँ पे भी कोई रोल नहीं है, सीधे सीधे हम बस वो रोल देखेंगे ऊर्जा का, कि जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा उनकी गतिज ऊर्जा होगी उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन होगा। बात समझ में? अब देखिए, अब इन सब का इससे क्या लेना देना है, अब हमको ये बताइए। एक कमरे में मान लीजिए हमने कहा एक बड़ा सा कमरा है, 5 लोग, हमने कहा इसमें आप लोग दौड़िए आपस में, ठीक है, 5 लोग दौड़ रहे हैं, तो हो सकता है कोई एक दूसरे से टकरा जाए। फिर हमने कहा एक काम करिए, उसी कमरे में हमने कुछ नहीं बदला, हमने कहा आप 10 लोग दौड़िए। तो भाई अब जो 10 लोग दौड़ रहे हैं, क्या उनके टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। हमने उसी कमरे में कहा आप 10 नहीं आप 50 लोग दौड़िए, तो निश्चित ये है कि टकराने, एक दूसरे से टकराने और सर फोड़ने, एक दूसरे का सर फोड़ने का चांस है बढ़ ही जाएगा। तो वही काम, यही फैक्ट है कंसंट्रेशन का। क्या है? कंसंट्रेशन का, यानी कि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम, जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो दिए जो हमारे पास एक फिक्स वॉल्यूम है, कंटेनर है, उसमें क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे सांद्रता बढ़ेगी अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और उनके बीच होने वाले संघट्टों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये बात यानी कि जो हमारा अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है वो किसके समानुपाती है, सांद्रता के समानुपाती है। और हम इसके पहले कई बार बता चुके हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इससे पहले हमने बताया था कि होगी, अब हमने आपको समझाया क्यों होगी। समझ आएगा? तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी अभिक्रिया की वेग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अणुओं की संख्या दिए गए निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप उनके बीच में होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और अतः अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए कंसंट्रेशन हो गया। अब बताइए टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कभी आप पानी आप बॉयल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वही कहता है धीरे 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 बुलबुले उठते हैं। लेकिन जैसे जैसे पानी ज़्यादा तेज़ी से गर्म होने लगता है, बहुत तेज़ी से उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और जो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल है बहुत रैंडमली, अगर आपको न समझ में आए तो आप समझिए घर में अगर दाल पक रही हो तो अब तो प्रेशर कुकर में पकता है, लेकिन जब पतीले में दाल पक रही हो आप या फिर काम करिए, आप घर पे पानी गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा दाल डाल दीजिए या फिर छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ के, पत्थर के, कुछ भी डाल दीजिए। जैसे जब तापमान कम रहेगा तो धीरे 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 मूव करेंगे, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता चलेगा उनके बीच का जो मूवमेंट है बहुत तेज़ी से होने लगेगा, बहुत तेज़ी से। तो जब उनके बीच तेज़ी से होगा तो क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और कोलिजन बहुत तेज़ी से होगा। बात समझ, जैसे कमरे का एग्जाम्पल मैं फिर लेता हूँ। मान लीजिए 50 ही लोग हैं, मान लीजिए 5 ही लोग हैं, 5 लोग मतलब 5 लोग हैं, लोग आराम से चल रहे हैं, तब टकराने के चांसेस ज़्यादा है। मैं कहूँगा दौड़ी 5 लोग आप, तब टकराने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे सड़कों पे अगर गाड़ियाँ आराम से चलती हैं तो दुर्घटना होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन गाड़ियाँ जब तेज़ी से चलती हैं तो दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल से जब ये दौड़ रहे हैं तो इनकी गाड़ी में ब्रेक तो है नहीं,
ये पक्का टकराएंगे, अगर सामने आ गया तो टकराना निश्चित है। हम लोग के माने हम लोग सोचें इंसान तो रुक जाएगा, लेकिन ये कहाँ रुकेंगे, ये टकरा ही जाएंगे। तो कुल मिला जुला के बात ये कहें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन सांद्रता बढ़ने पर क्या हो रहा था, टक्करों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, जिससे टक्कर और ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं, और ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 टक्कर हुआ तो जरूरी नहीं कि 100 टक्कर के 100 टक्कर प्रभावी हो सकता है 100 टक्कर में 20 टक्कर प्रभावी हों, लेकिन जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो 100 टक्कर में 20 टक्कर प्रभावी थे वो 20 से उनकी संख्या 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, 50 हो सकती है, 80 हो सकती है, हो सकता है 100 भी हो जाए टक्करों की संख्या, लेकिन होता नहीं है, कुछ कम ही रहेगा। बात समझ में आई? तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो टक्कर होंगे वो प्रभावी होंगे। क्या होंगे, प्रभावी होंगे। इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टेम्परेचर। किसके हो जाएगी, प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब देखिए इसमें एक फैक्टर और है, कहा जाता है एक्सपेरिमेंटली, इसको कहा गया है कि अगर हम रिएक्टेंट का रिएक्शन के दौरान रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें, तो जो रिएक्शन का रेट होता है, रिएक्शन का जो रेट होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कितना भी ना गुना, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T, यानी कि T ताप पर अभिक्रिया का वेग, ये T + 10 हो गया, और ये T ताप पर अभिक्रिया का वेग, देखिए ये ज्यादा होगा और ये कम, ये लगभग यानी कितना रहता है, 2 से 3 के बीच में हो जाता है, 2 से 3 के बीच में हो जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए हमने कोई एक अभिक्रिया ली जिसमें Vt + 10 और Vt का रेशियो जो है हमारा आ गया 2.3, तो जो ये 2.3 है इसको हम लोग बोलते हैं तापीय गुणांक। इस अभिक्रिया का तापीय गुणांक, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होते हैं इसको हम लोग, तापीय गुणांक। समझ में? यानी कि यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। या फिर ये कहें कि किसी अभिक्रिया का वेग और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के पास अभिक्रिया के वेग का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, तापीय गुणांक। तो कुल मिला के बाद ये कि अगर आप तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करिए। देखिए तीसरा देखते हैं हम लोग, प्रेशर। अब ध्यान दीजिए, देखिए प्रेशर बढ़ाने में होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे ये हमारे यहाँ गैसेस मॉलिक्यूल थे, तो जो रिएक्टेंट अगर ये प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट जब गैसेस के बीच में रिएक्शन होता है तभी ये इफेक्टिव होता है। लिक्विड वगैरह तो प्रेशर से हम लोग उसको कंप्रेस करें। मान लीजिए ये पिस्टन लगा हुआ है, ये कैसे, अब देखिए ये दूर दूर है कुछ, जैसे हम इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे, मान लीजिए पिस्टन अब यहाँ पे आ गया, दिख रहा है नहीं, अब पिस्टन जब यहाँ पे आ गया नीचे में आ गया, अब ये देखिए
पिस्टन जब आ गया है, अब देखिए इसकी सांद्रता बढ़ गई कि नहीं, तो प्रेशर से क्या होगा, जैसे हम प्रेशर बढ़ा देंगे आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आयतन कम हो जाएगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कहें जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। समझ में बात? हिंदी में कहें तो दाब रासायनिक अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं आयतन का मान कम होता है, जिससे अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कब? जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं। समझ में आई बात? सारी चीजें एक दूसरे से ही को रिलेटेड हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। हो गया? देखिए फिजिकल स्टेट की क्या बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस की क्या बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ए, हमारा एक रिएक्टेंट ए है, हमने उसको सॉलिड फॉर्म में लिया, ठीक है, ठोस में, और एक रिएक्टेंट जिसे हमने क्या था, इसको हमने पाउडर फॉर्म में ले लिया। पाउडर फॉर्म में होगा, थोड़ा फैला रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए हम इसका रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर के साथ, मान लीजिए बी के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके साथ रिएक्ट करने का वेग अगर v1 है और इसके साथ रिएक्ट करने का वेग क्या है, v2 है, तो जो v2 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, v1 होगा। यानी कि अगर हमारा फिनली डिवाइडेड है, यानी कि बारीक चूर्ण अगर है हमारा, अगर पिसा हुआ हमारा रिएक्टेंट फिनली डिवाइडेड है और एक ठोस है, तो जो फिनली डिवाइडेड होगा, फाइनली डिवाइडेड होगा, वो क्या होगा, वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। देखिए कैसे, देख भाई ये बारीक पिसा हुआ है, इसके अणु क्या है, जो इसके अणु है, जो इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्या हुआ, फैले हुए हैं। जब ये फैले हुए हैं तो जो बी है, बी को ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा ना, एक ही समय पर कई के साथ कंबाइन करने का, एक ही साथ बी को एक कई एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये ठोस रूप में है तो ये जो ऊपर के सरफेस है, उन्हीं ऊपर के सरफेस वालों से कंबाइन कर पाएगा। तो जैसे जैसे जो है हम, यानी कि फिजिकल स्टेट की बात करें तो अगर हमारा बारीक पिसा हुआ है, यानी कि फिनली डिवाइडेड है, तो ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में, ठीक। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आता है सरफेस एरिया का, यानी कि जब आपके पास एक ठोस है, मान लीजिए ये हमारे पास एक ठोस है, ये हमारे पास एक ठोस है, ठीक है। तो ये इसने कुछ ये इतना सरफेस एरिया लिया, लेकिन अगर हम इसको बारीक पीस दें कि काफ़ी एरिया सरफेस एरिया लेगा कि नहीं, काफ़ी दूर तक फैलेगा। अभी ये तो इतनी ही दूर तक फैला है, लेकिन इसको हम बारीक कर दें तो काफ़ी दूर तक फैल जाएगा। जब ये काफ़ी दूरी तक फैल जाएगा, जब ये काफ़ी दूर तक फैल जाएगा तो जो रिएक्शन होगा और प्रभावी होगा। जब और प्रभावी होगा तो क्या होगा, उससे अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जो हम लोग है ना उसके रिएक्टेंट का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ये पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने का काम यही करता है, कैटलिस्ट भी पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने का ही काम करता है। सिर्फ और सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करता है मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इससे भी क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। यानी कि बारीक पिसे हुए अभिकारकों के चूर्ण ठोस अभिकारक की तुलना में तेजी से अभिक्रिया करते हैं। यानी कि फिनली डिवाइडेड रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स फास्टली या फिर रिएक्ट्स फास्टर देन सॉलिड रिएक्टेंट्स। बात समझ में आई।
अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट। शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत अभिप्रेरक के उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा होगा। उत्प्रेरक का कार्य क्या हो जाता है? अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन समझिए होता क्या है। तो अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि जब एक आया दूसरे के साथ टकराया तो एक फिक्स एक ऊर्जा होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक एनर्जी होनी चाहिए कि उस एनर्जी के रहेंगे, उनके बीच में जब टक्कर होगी तभी अभिक्रिया होगी, अन्यथा अभिक्रिया नहीं होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट कार्य क्या करता है? कैटलिस्ट करता क्या है? जो वो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको कम कर देता है। सक्रिय ऊर्जा का मान क्या कर देता है? कम कर देता है। मान लीजिए पहले 50 जूल चाहिए थी, अब वो 20 जूल में ही करवा देगा काम। तो ऊर्जा का मान कम हो गया तो अभिक्रिया तेजी से होने लगेगी। ऊर्जा का मान अगर घटा तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि और तेजी से अभिक्रिया होने लगेगी। तो ये है ये मानिए ऊर्जा है, ठीक है। ये आपका इसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो हर क्या हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये क्या हमारा प्रोडक्ट। जिसको ऊर्जा मिलती है तो ये यहाँ से कहाँ तक आ जाता है? यहाँ तक। तो जो ये ऊर्जा होती है ये, इसको लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब करता क्या है ये रिएक्टेंट? कुछ नहीं करेगा, ये इसको एक ऑप्टिमम पाथ, एक दूसरा एक रास्ता दे देगा, शॉर्टकट। कहेगा भाई यहाँ से आने का अच्छा है, आप यहाँ से होते जाइए। इसने क्या किया? देखिए अब ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई। इसको लोग बोलेंगे ये प्लस। जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी पहले थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी बाद में थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो भाई अभिक्रिया तेजी से होगी, यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या रहती है? तेज हो जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। चलिए देखते हैं अब अभी हम कैटलिस्ट में आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसका फंक्शन अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, तो जब हम लोग पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे तो पृष्ठ रसायन दिखाएंगे कि कैटलिस्ट कैसे कम तो हो जा रही है, ठीक है, लेकिन कैसे कम हो रही है ये हम लोग जब पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कभी कभी अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं तो उनको लोग बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस की। नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं कंपेयर किसके? कोवैलेंट, जो आयनिक बंध होते हैं, और ये जो संयोजी बंध होते हैं। आयनिक बंध क्या होते हैं? बहुत आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक यौगिक है, वो बहुत तेज से रिएक्ट करते हैं। किसकी तुलना में? संयोजी या फिर सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में। तो वही कह रहा है नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर आपका सब्सटेंस आयनिक है, ठीक है, और उसमें आयन इधर से उधर हो रहे हैं, आयंस का सेपरेशन हो रहा है, तो अभिक्रिया तेजी से होगी। लेकिन पता चला उसमें कोवैलेंट बंध टूट रहे हैं और बन रहे हैं, जैसे उसमें क्या हो रहा है? बंधों का पुनर्विन्यास हो रहा है, समझ आएगा, मतलब कि रीअरेंजमेंट हो रहा है। किसी एक के साथ बंध टूटा, दूसरे के साथ जुड़ा, तो जो उस तरह की अभिक्रियाएं हैं वो थोड़ा स्लो होती हैं, लेकिन जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत तेज होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं अगर वो आयनिक हैं, अगर वो क्या है? आयनिक हैं, तो उनकी अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी। समझ आएगा। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का माध्यम। देखिए होता क्या है, जैसे ये नहीं कि आपने ए लिया बी लिया दोनों को रख दिया हो गया रिएक्शन, नहीं ऐसा नहीं होता। सभी केसेस में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ए लेते हैं और बी लेते हैं, हमने उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व, पहले हम क्या करते हैं, उसके हमको रिएक्शन होने के लिए हमको क्या चाहिए? विलायक चाहिए।
देखिए सॉल्वेंट बहुत जरूरी है, एक मीडियम जरूरी है। जब उस सॉल्वेंट में लोग डिजॉल्व करते हैं तो रिएक्शन होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास जो है, मान लीजिए कि देखिए आप लोगों 12th में तो आप लोग पोलर पढ़े होंगे, आयनिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा है यौगिक है जो पोलर है, यानी कि इसमें जो दो मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, विद्युत ऋणात्मकता का जो है अंतर है, तो मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है या फिर आयनिक है। तो अगर हमारा सब्सटेंस आयनिक है तो उसको हम लोग पोलर यानी कि ध्रुवीय विलयन में डालेंगे। जैसे हमारा जल है, हमारा जल एक पोलर सॉल्वेंट है, जब हम लोग उसमें करेंगे तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी। होगा क्या, वो आयनों को बहुत सेपरेट कर देगा, आयनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा, तो उनका रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसी रिएक्शन को NaCl को मान लीजिए आप ऑयल में डाल के रिएक्शन करवाते हैं तो ऑयल आपका पोलर नहीं है, ऑयल आपका पोलर नहीं, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हमारा जो है रिएक्टेंट जो है, अगर हमारा रिएक्टेंट क्या है, पोलर है, पोलर यानी कि ध्रुवीय, जैसे हमारा हो गया NaCl हो गया, AgNO3 हो गया, ठीक है, और हमारा हो गया HCl हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, पोलर हो गए, एक भी पोलर है। तो इसके लिए जो है जो पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय विलायक, जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है जल H2O, ठीक है। इसके लिए जो पोलर रिएक्टेंट अगर है और पोलर सॉल्वेंट है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर। लेकिन अगर हम इसी को अध्रुवीय विलायक में मिला दें, जैसे बेंजीन या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अगर हम इसमें मिला के अभिक्रिया करवाएं तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्लोअर। रिएक्शन स्लो या फिर हो सकता है हो भी नहीं, या तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा या फिर हो सकता है कि अभिक्रिया हो ही नहीं। तो इसीलिए एक चीज कहा गया है लाइक, कुछ दूसरी चीज है लाइक डिसॉल्व लाइक। इंसान जैसी नेचर का होता है वो उसी नेचर के इंसान के साथ घुल मिल पाता है। दो विपरीत नेचर के इंसान एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए क्या होगा, लाइक डिजायर लाइक, जैसा है वो ऐसे के ही साथ रहेगा। अब पता चला, मान लीजिए देखिए डिजॉल्व होने का क्या कॉन्सेप्ट है, डिजॉल्व होने का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए A2 है, B के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कब रिएक्ट करेगा, जब A2 से A आपस में टूट के B के साथ जुड़ेंगे तभी रिएक्ट करेगा ना। जब A टूट ही नहीं रहा है, A जब टूट ही नहीं रहा है तो B के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि या फिर जब A सॉल्वेट ही नहीं हो रहा है, घुल ही नहीं रहा है, तो B के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। अब भाई A है पोलर, तो उसको घुलने के लिए क्या चाहिए, पोलर, और आपने डाल दिया नॉन पोलर, तो उसमें घुल ही नहीं रहा है, बहुत कम घुल रहा है। तो जब बहुत कम घुल रहा होगा तो रिएक्शन भी बहुत कम होगा, जब रिएक्शन बहुत कम होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए कहा गया है कि मीडियम ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टेंट के दौरान। जैसा रिएक्टेंट वैसा मीडियम, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट, रेट एक्सप्रेशन, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो उसका हम फिर से कोई आपका छोटा सा वीडियो बना के हम आपको समझा देंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे वीडियो ज़्यादा समय का हो गया है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।